Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, dear students, this is our business communication class. As is the norm here, first I would like to put some questions to you people. Yes, who will tell me the two things that we observe in a good feedback? What are those two things? Who will tell? अच्छे फीडबैक में दो चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी? Yes, Usama Fayaz. Yes, speak सर please. सर दो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो कंफर्मेशन होनी चाहिए कि मैसेज तो हमें रिसीव हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो मैसेज सही तरह अंडरस्टूड भी हो गया, कॉम्प्रिहेंड कर लिया गया। वेरी गुड। यही दो चीजें हैं कि कॉन्फर्मेशन भी हो जाए और ये भी मैसेज से मिल जाए कि आपने उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करके उसकी प्रॉपर मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। ओके ओके, व्हाट वुड यू से अबाउट अ गुड सेंडर? अच्छा सेंडर कौन होता है? फुल टेल। अरसलान। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये क्लास स्टार्ट कब हुई है? अभी हुई है ना? अभी 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 हुई है। ये क्वेश्चन ही पूछा था मैंने जिस पे आपने हैंड रेज किया। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, बस वहीं से स्टार्ट हुई। जी सर सेंडर का क्या पूछा आपने सर? अच्छा सेंडर किसको हम कहते हैं? जो एक सक्सेसफुल सर इफेक्टिव सेंडर है। सर अच्छा सेंडर सर एक वही होता है सर जो कंप्लीटली तौर पे मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि वो कहना क्या चाह रहा है और आसान लफ्जों में सर वो अपनी बात को सर डिलीवर करे आगे रिसीवर के साथ के उसे सर समझने में सर कोई परेशानी ना हो सके और सर वो उसका जो मैसेज है सर उसको समझ के उसको कोई प्रॉपर फीडबैक दे सके सर। इट मींस यू वांट टू से दैट ही इज द वन हु इज टू गिव अ क्लियर मैसेज, ऐसा ही जी है? सर। और कोई जी सर। कंसिडरेशन भी है जो उसने को माइंड में रखनी है? मैसेज को क्लियर करेगा सर वो वो कि कंसिडरेशन रखनी है कि सर वो मतलब एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है कौन, मतलब सेंडर या रिसीवर? रिसीवर सर। रिसीवर, वेरी सर गुड। वो रिसीवर के बारे में ओके, हर तरह से देखता है कि वो यस, किस तरह नाउ से। इट्स क्लियर कि अच्छा सेंडर वो है जो मैसेज को क्लियर भी करे और सेंडर को फोकस करके मैसेज करे। ओके, then there is context. Who will tell me what's meant by a context? Context क्या होता है? Yes, context. Context किसको कहते हैं? Yes, अरसलान। सर सर जो हम कोई भी जो मैसेज करते हैं सर उसकी जो रीजन होती है सर उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सर। इसको हमने कल क्या यहाँ हमने स्टडी तो किया था, इससे कोई बात हुई थी इस पे? सर वो थोड़ी बहुत हुई थी, आपने कहा था कि कल अच्छा, मतलब चले एक्सप्लेन चले, ठीक है ठीक है, आज वहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। ओके, जी रिमूव सर। इट प्लीज, थैंक्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बारे में ऊपर लिखा हुआ सेट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स। किसी भी मैसेज को जब भी हम कभी मैसेज देते हैं, कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस उसको सराउंड किए होते हैं। अब उन्होंने डेफिनेटली उस पर अपना एक इम्पैक्ट कास्ट करना है, वो ज़रूर उस पर असरअंदाज होंगे। किस तरह से कि अगर एक आदमी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो इंग्लैंड के साथ, वो डेफिनेटली कहेगा पाकिस्तान को विन करना चाहिए। अब टीम तो कोई भी विन कर सकती है, हो सकता है इंग्लैंड की टीम ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन वो उसके मैसेज के पीछे वो कंट्री है, वो जो कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस हैं पीछे, वो उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो इस तरह का मैसेज दे। इसी तरह से अब आपके अपने जब इतनी चीज़ों के बारे में आप कहते हैं ये चीज़ अच्छी है बुरी है, ये क्या है? ये एक्चुअली माइंडसेट डेवलप होता है जिन कंडीशंस में आप रह रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे
जिन्हें फास्ट फूड बहुत पसंद है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें पहले पसंद था बाद में नहीं रहा। अब क्या है कि वो जो सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स, इर्द गिर्द के जो फैक्ट्स थे उनकी वजह से जब भी बात होगी फास्ट फूड की, वो कहेंगे नहीं नहीं फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब वो मैसेज को, वो फैक्ट्स हैं जिन्होंने सराउंड किया हुआ है। तो इस तरह से हर आदमी वो किसी ना किसी कंट्री से, किसी कल्चर से, किसी रिलीजन से, किसी सिटी से, किसी सोशल ग्रुप से, किसी ना किसी चीज से वो चूंकि रिलेट कर रहा होता है, उसकी बैकग्राउंड में वो सारी चीजें अपना रोल प्ले कर रही होती है। वो सर्कमस्टेंसेस कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं उसके मैसेज के लिए। इस तरह जैसे मैंने फैक्ट्स कहा, कुछ चीजें आपने जो पढ़ी होती हैं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, उनकी वजह से भी आप मैसेज उसी कॉन्टेक्स्ट को देख के ही दे रहे होते हैं। अब देखिए, द सेंडर मस्ट अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज इन ऑर्डर टू इंश्योर they adopt the most appropriate way to communicate information. अब सेंडर को चाहिए कि उस कॉन्टेक्स्ट को भी देख ले। इसमें हमने कल ये बात कही थी कि कॉन्टेक्स्ट हम दोनों तरह से देखते हैं। अपना भी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि हमारे किस कॉन्टेक्स्ट में से हम ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ किसी न किसी क्लास का, किसी न किसी ग्रुप का, किसी रिलीजन का, कंट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इनको देख के मैसेज दूँ मैं। क्यों? एक तो है कि नेचुरली इसने कोई ना कोई जो पीछे सर्कमस्टेंसेस हैं उन्होंने अफेक्ट करना ही करना है मैसेज को। एक ये क्योंकि मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता हूँ जब मैं किसी के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, तो इसलिए मुझे देखना चाहिए कि इर्द गिर्द के हालात क्या हैं, क्योंकि अगले आदमी ने मेरे इन हालात के साथ ही मेरे मैसेज को लेना है। मैं कोई बात करूंगा, उसने कहना देखो मुसलमान ये कहते हैं, देखो पाकिस्तानी ये कहते हैं, देखो फैसलाबाद वाले ये कहते हैं, टिप्स कॉलेज के टीचर्स ये कहते हैं। इसलिए मुझे फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें से मैं मैसेज दे रहा हूँ। और फिर रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट भी देखना है कि रिसीवर किन कंडीशंस में है, उसके इर्द गिर्द के क्या हालात हैं, क्या कंडीशंस हैं जिनमें उसने मैसेज को रिसीव करना है। इस वजह से आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट पे, एज वेल एज कंसिडरिंग whom the receiver is। रिसीवर को देखना एंड द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, और इंफॉर्मेशन किस तरह की है। क्योंकि हमने ये पीछे बात की थी कि अगर इंफॉर्मेशन फेवरेबल होगी तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। अब देखना है कि उसके लिए आप फेवरेबल मैसेज उसे कन्वे कर रहे हैं या अनफेवरेबल। They may also need to factor in, for example, whether the message incorporates good news or bad news। फिर उसमें कोई गुड न्यूज है या बैड न्यूज है। अब गुड न्यूज होगा तो उसके लिए हमारा प्लान डिफरेंट होगा, बैड न्यूज के लिए प्लान डिफरेंट होगा। गुड न्यूज में यह है कि हम जाते ही अच्छी खबर सुना देते हैं मोस्टली। बैड न्यूज जो है वो हम मेन आइडिया से स्टार्ट नहीं करते, उसके बफर यूज करते हैं। बफर क्या होता है? जिसे हम समझते हैं कि न्यूट्रल मैसेज होता है। ऐसा कोई जो भी अच्छी बात हम कर सकते, कोई भी पॉजिटिव बात, ताकि आपकी टोन एक दफा न्यूट्रल हो जाए। उसके बाद हम फिर बैड न्यूज की तरफ जाते हैं। whether it may be time critical or whether it may require a decision to be made। एक तो हो सकता है अभी फौरी तौर पे आपने किसी से कहा कि आप ये काम कर लें। देखें ये कितने ऐसे मैसेजेस हैं, कभी आपने ये कहा कि मौसम खराब हो रहा है, बाहर से अपनी कोई बाइक है या अपने कपड़े बाहर जो है वो फैलाए हुए हैं वो उठा लें। ये क्या, ये टाइम क्रिटिकल मैसेजेस आप दे रहे हैं। और कुछ है जिनमें डिसीजन आपने रिक्वायर करना है, उस सूरत में टाइम ज़्यादा भी मिल जाता है, वो तो आप किसी वक्त भी हो जाए। आप किससे कहते हैं कि अच्छा आप ना ये सोच समझ के डिसाइड कर लेना कि आपका फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है। किसी बच्चे को अब ये बात हो रही है, अब वो पता नहीं कितना उस पर टाइम लग जाए। Contextual considerations when selecting the appropriate form of communication include। अब कुछ हमारी considerations हैं जब भी हम context को देखेंगे, कोई मैसेज हमने देना है तो पीछे हम देखेंगे क्या conditions हैं, उनकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा कि हम मीडियम और चैनल उन सर्कमस्टेंसेस को देख के यूज करेंगे। अब देखिए न्यूज एक ही हो, एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो क्या है, सपोज आपने किसी से ये कहना है कि you must work hard for the examination। अब आप देख ये रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन के लिए उसने जो मेहनत करनी है, अभी 6 माह के बाद उसके पेपर्स हैं, और मे बी ही इज गोइंग टू अपीयर द नेक्स्ट डे। अब उस सूरत में आपने देखना फिर मीडियम और चैनल कौन सा हम यूज करेंगे। ये फर्क पड़ जाता है जब हम ये कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करते हैं। लेट्स सी द कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशंस। अब एक है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशंस इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट्स। अब फॉर्मल कम्युनिकेशंस, बात यह है कि हम सारी बिजनेस कम्युनिकेशन को फॉर्मल ही कहते हैं, लेकिन
इस बिजनेस कम्युनिकेशन में कहीं फॉर्मेलिटी का लेवल ज्यादा हाई हो जाता है। वो कहाँ पे है? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स मुआहदे किए जा रहे होते हैं। बिजनेस लेटर्स, लेटर्स की बात हुई थी कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको मैसेज देते हैं वो मेमो है, और अगर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं तो वो लेटर हो जाता है। तो चूंकि आप आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जा रहे हैं फॉर्मेलिटी का लेवल हाई होगा। तो ये फॉर्मल कॉन्टेक्ट्स हैं सारे। मैसेज वही है, मैसेज तो एक ही बात होगी, लेकिन फर्क पड़ेगा कि आप किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में वो मैसेज दे रहे हैं। Whereas informal communication include telephone calls and face-to-face discussions. अब देखें, टेलीफोन कॉल पे भी आपने वही मैसेज देना हो, लेकिन उसमें आप इतनी चीज़ों पे गौर नहीं करते जैसे एक लेटर लिखना हो। लेटर में आपको पेपर भी देखना पड़ता है, पेपर किस क्वालिटी का है, किस कलर का है, फिर किस कलर में उसे आपने कंपोज किया, और हैंड रिटन सेंड कर रहे हैं या कंपोज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेलिटी का लेवल क्या है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, लेकिन टेलीफोन कॉल में इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, और फेस टू फेस डिस्कशंस में भी वो फॉर्मेलिटीज नहीं है। क्यों? इसमें एक्चुअली ओरल जो होती है ना, ओरल, इसमें आपके पास थिंकिंग टाइम कम होता है। रिटन में थिंकिंग टाइम ज्यादा होता है। जहाँ थिंकिंग टाइम ज्यादा होगा वहां पे फॉर्मेलिटी का लेवल हाई हो जाएगा। Consider the difference between how you communicate with your family and friends compared to how you might communicate with a client or supplier in the workplace. ये एग्जांपल अच्छी है कि हम अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, और सप्लायर के साथ बात करनी हो तो हम सोच समझ के बात करते हैं। फिर हम वर्ड्स देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करना है, कौन सा नहीं करना, और मैजिक वर्ड्स का यूज बढ़ जाता है। तो ये क्या है? फॉर्मेलिटीज हैं। फ्रेंड्स और फैमिली में फॉर्मेलिटी कम है, या होती नहीं है, या कहीं कहीं पे होंगी तो लेकिन कम होंगी, कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन में वो वहां पे ज्यादा है। कम्युनिकेशन, अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये फॉर्मेलिटीज या इनफॉर्मेलिटीज से? इससे ये होगा कि आप प्रॉपर, एक तो वर्ड्स का चॉइस, और दूसरा ये कि आपका मीडियम और चैनल कौन सा यूज करेंगे। ये भी फॉर्मेलिटीज की बात है। अब देखें कि एक है, आपने किसी एक्सटर्नली किसी से सिर्फ ये पूछना है कि उनकी शॉप कितने बजे ओपन होती है, कितने बजे क्लोज होती है। इसके लिए कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप फोन पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनेजर हैं किसी का, आपने किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू करना है, उसके लिए आप लेटर लिखते हैं कि फलां डेट को आपने आना है। और ओके, अब ये बहुत सारी चीजें जो फोन पे चलने लगी, कम्युनिकेशन फास्ट बहुत हो गई, लेकिन अगर रिकॉर्ड कहीं पे रखना है तो ये कहा जाता है कि भी साथ आप अपना वो लेटर जो है ना वो साथ लेके आए। ये फॉर्मेलिटीज है। देन communication between family and friends is typically informal and spontaneous. Spontaneous जो होती है ये अनडिलिबरेट होती है, यानी इसमें आप सोच समझ के बातें नहीं कर रहे, स्पॉन्टेनियसली बस वो ऐसे जो आपको बात याद आई आपने कर दी। लेकिन वो जो बिजनेस कम्युनिकेशन वो डिलिबरेट होती है, उसमें आपको सोचना पड़ता है कौन से वर्ड्स यूज करूं, किस वक्त बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीजें उसमें हैं। द लैंग्वेज यूज माइट इनकॉर्पोरेट ह्यूमर एंड स्लैंग। फ्रेंड्स और फैमिली में हो सकता है आप ह्यूमर ज्यादा यूज करें, स्लैंग को ज्यादा यूज कर दें। स्लैंग जो है, स्लैंग, जागन की बात हुई थी कि वो प्रोफेशनल कर रही है, लेकिन सोसाइटी में डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स, फ्रेजेस कॉमन हो जाती है, उसे स्लैंग कहा जाता है। ये सब छोटे बच्चे डॉग को डॉगी कह देते हैं, ये बच्चों का एक स्लैंग है, एक स्लैंग वर्ड है। एंड द फॉर्म ऑफ एड्रेस इज मोर लाइकली टू बी फेमिलियर एंड कैजुअल। और आप किसको किस तरह से एड्रेस करते हैं, क्या नाम लेके बुलाते हैं, वो आप देखेंगे अपने ही आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें बेतकल्फी ज्यादा होती है। उनके नाम या तो आप एक ही नाम यूज करते हैं, इवन एक नाम से कई दफा वो शॉर्ट उनके जो नाम बने होते हैं वो नेम्स भी आप यूज कर जाते हैं। तो ये सारा इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की वजह से है। हालांकि बात वही आपने एक अपने फ्रेंड को बतानी हो, वही किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी ऑफिस में जाके बतानी हो, तो ये सारे जो है ना पीछे कॉन्टेक्स्ट अपना रोल प्ले करेगा। Compare this with communication in the workplace, where communication is normally much more formal and less spontaneous. अब यहाँ पे आके फॉर्मेलिटी का लेवल बढ़ जाएगा, मच मोर फॉर्मल, मच मोर फॉर्मल। उसने ये नहीं कहा कि पीछे सारी की सारी बिल्कुल इनफॉर्मल थी। हाँ, जैसे मैंने बताया था ना, बड़ों से बात करते हुए सोशल की अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, वो अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी। एंड लेस स्पॉन्टेनियस, इतनी स्पॉन्टेनियस नहीं रहती, ये डिलिबरेट हो जाएगी, जानबूझ के आपको सोच सोच के बोलना पड़ेगा। Careful thought and consideration would be applied to writing a report or memo to a client.
अब एक क्लाइंट को आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको केयरफुली सोचना पड़ता है कि क्या करना है। और मेमो टू अ क्लाइंट, अब यहाँ पे ये दूसरी अब टर्म याद होगा आपको, मैंने पीछे कहा था कि बेसिकली हम मेमो को इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे, और आगे मैंने कहा था कि ये हम फिर इसको डिस्कस करेंगे कि ये एक्सटर्नली या और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। तो इसमें अब दूसरी बात आपको बता दूं कि मेमो बेसिकली तो वही था कि इंटरनल मैसेज जो आप देते थे उसको मेमो कहते थे, लेकिन अब ये हुआ है कि मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है ना, जैसे मैंने अभी कहा कि वो लेटर्स इंटरव्यू के लिए लिखे जाते थे कि आपका इंटरव्यू होगा, कैंडिडेट को लिख दिया, लेकिन समटाइम्स टाइम बचाने के लिए वो फोन ही कर देते हैं कि भाई कौन लेटर लिखे, कब रिसीव हो, कब बात। तो यहाँ पे ये है कि मेमो जो है इसको यूं समझा जाता है कि लेटर की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसमें से अब बाहर आ जाते हैं। आपने अगर अपने मोबाइल से किसी को एक मैसेज लिख के सेंड किया तो ये भी मेमो है। अब देखें, आप एक्सटर्नली भी किसी को लिखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होना तो उसे लेटर चाहिए, लेकिन आपके मोबाइल पे फॉर्मेट ऐसा है ही कोई नहीं। आप तो फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो पेपर पे है कि पहले अपना एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखा, फिर सैल्यूटेशन लिखी, फिर टेक्स्ट है, उसके बाद सिग्नेचर एरिया, ये क्लोजिंग फ्रेज, फिर सिग्नेचर एरिया, उसकी फॉर्मेलिटीज बड़ी हैं। वो टाइम सेव करने के लिए मेमोज कॉमन होती जा रही हैं, और इसको कॉमन करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है ईमेल का। क्योंकि ईमेल अगर आप करते हैं ना, गूगल पे, जीमेल वगैरह पे अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें आप देखते हैं सबसे ऊपर लिखा होता है टू, उसमें आप सिर्फ एड्रेस उसका लिख देते हैं, ना आप अपना कोई नेम उसमें लिखते हैं, ना वो डेट लिखते हैं, कुछ भी नहीं, आगे सिर्फ एक सब्जेक्ट है और सीसी लिखा होता है, कार्बन कॉपी, अगर आपने किसी को कोई नाम कोई एंटर करना है तो कर दें, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो ये जो है, ये ईमेल की वजह से ये स्टाइल, जहां भी हम कोई लेटर इनफॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे उसको भी मेमो ही कहा जाएगा। तो कोई रिपोर्ट आप लिखें या मेमो लिखें किसी क्लाइंट को, बिफोर सेंडिंग इट to ensure it is accurate and doesn't create undue risk for the sender। अब क्यों चेक कर रहे हैं कि कहीं उसके लिए कोई रिस्क ना हो। इसमें रिस्क किस चीज का है कि कहीं आप उसे अफेंड ना कर दें, आप कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर दें, उसे प्रॉपरली आप जो रिस्पेक्ट उसे आपने देनी थी वो रेंडर ना कर सके, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कहीं नेम के स्पेलिंग गलत लिख दिए, लेकिन ओरल में कोई स्पेलिंग का चक्कर ही कोई नहीं, रिटर्न में ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें वो फॉर्मेलिटीज ऐड हो जाती हैं। Forms of address would often be more formal, with terms such as Mr. or Sir slash Madam being commonly used। अब ये चीजें यूज की जा रही हैं, ये क्या है, फॉर्मल जहाँ कम्युनिकेशन होगी फिर ये चीजें यूज करते हैं। हालांकि आप घरों में आप देख लें कि आप फादर को सर नहीं कहते, मदर को मैडम नहीं कहते, और अपने भाई को किसी को मिस्टर कह के नहीं बुलाते। ये क्या है कि ये सारी वहाँ पे हमारा फॉर्मेलिटी का लेवल बहुत कम हो चुका होता है। जहाँ फॉर्मेलिटीज आएंगी, मैसेज सेम ही हो, वही मैसेज आपने टीचर को देना, वही फादर को मैसेज देना है, लेकिन फॉर्मेलिटीज की डिमांड है कि यहाँ पे टीचर के साथ बात करते हो आप इनमें से फॉर्मेलिटीज पे आए, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिकेशन में हैं और घर में आप हैं सोशल कम्युनिकेशन में। वेल, अब एक तो कंसिडरेशन हम देखी फॉर्मल और इनफॉर्मल की कि उनमें हम क्या करते हैं। अब दूसरी कंसिडरेशन है कॉन्फिडेंशियल वर्सेस नॉन कॉन्फिडेंशियल। Sensitive information that is only intended for the receiver should be marked as confidential। अब एक ऐसा आपका मैसेज है जिसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई प्राइवेट आप मैसेज उसे दे रहे हैं, उस सूरत में वो बन जाती है कॉन्फिडेंशियल। अब वो लेटर्स पे आपने मे बी कभी देखा हो, ऊपर लिखा होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, किसी पे सिर्फ कॉन्फिडेंशियल, लेवल ज्यादा हो तो हाईली कॉन्फिडेंशियल भी लिख देते हैं। ये क्या है कि उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना होता है कि कहाँ पे ये मैसेज मेरा रिसीव किया जाएगा, ये ना हो कि सारे उसे रीड कर रहे हैं। उस सूरत में आपको ये इन चीज़ों पे जाना पड़ता है। फिर इसमें ये भी देखना पड़ता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का लेवल बहुत हाई हो, तो वहाँ देखना है कि भाई फ़ोन बेहतर है या लेटर बेहतर है। अब लेटर तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि लेटर वो तो रास्ते में पता नहीं कितने लोगों के हाथों से होके जाना है। फ़ोन कॉल में हो सकता आपकी फ़ोन कॉल टैप हो जाए कहीं पे रास्ते में, कोई और उसको कोई रिकॉर्ड कर ले, वो सुन ले। और एक है कि अगर बहुत ज्यादा लेवल है कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो उसमें फिर ये सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इनको निकाल दिया जाता है। फिर फेस टू फेस में जाके आप मैसेज देते हैं जहाँ पे कोई सुन ना रहा हो। For example, payroll data and client data are usually confidential to the sender and receiver। Payroll data कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन सा एम्प्लॉई कितनी पे ले रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं।
ये किसी को भी नहीं पता होता। आप देखेंगे आपके सारे टीचर्स यहाँ पे आते हैं, आपको टीच कर रहे हैं, आपने उन्हें देख भी लिया, उनको सुन भी लिया, उनकी जो है ना ये कम्युनिकेशन भी देख ली, लेकिन किसी के बारे में आपने कभी ये नहीं पूछा कि ये पे कितनी ले रहे हैं, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको ओपन करती है। और इवन बहुत सारे एम्प्लॉयज को दूसरे एम्प्लॉयज की पेज का कोई पता नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज है। एंड क्लाइंट डेटा, फिर क्लाइंट का डेटा आप देखें कि एक जो ये एडवोकेट होता है उसके पास कोई केस चला जाए, अब हो सकता दूसरा भी अब उसी का वो भाई हो जो केस लेके चला गया। अब क्या होता है कि वो दोनों के साथ शेयर नहीं करता, कभी डॉक्टर्स शेयर नहीं करते। ये क्या, ये डेटा जो होता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है। अब है तो क्या है कि एक पर्सन की इंफॉर्मेशन ही है ना, पता नहीं कितने लोगों को पता होता है उसका, लेकिन अब हम जब देखते हैं उसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत है, वहां फिर हम उसी के साथ उसको डील करते हैं कि किस कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ इसको डील करना चाहिए। There are often laws that an organization must abide by to protect third parties and employees from the misuse of personal and sensitive data. ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को, जो आपके पास किसी का डेटा आ गया, आप डॉक्टर हैं, अगर आप कोई एडवोकेट हैं, आपने डेटा किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो हो सकता है कि आपको सू किया जाए, आपके अगेंस्ट कोई केस हो जाए। ये रूल्स मौजूद हैं, लॉज हैं। Professionals such as accountants, lawyers, and doctors owe their clients a duty of confidentiality and must ensure that communication does not breach that duty. वो breach ना हो, उसका violation ना हो जाए, कहीं आप उसको break ना कर दें उस rule को कि आपने accountant होते हुए, lawyer होते हुए, doctor होते हुए ये data किसी के साथ share नहीं करना। Then urgent versus non-urgent. Be clear on the prioritization of messages that are communicated. अब आ जाती प्रायोरिटी कि आपके पास मैसेजेस हैं 2, 3, 4, 5 एनी नंबर। उस सूरत में ये देखना होता है कि ज्यादा इनमें से पहले जरूरी कौन सा है जिसको डिलीवर करना है। अब मैसेजेस तो सारे ही आपने डिलीवर करने हैं, क्योंकि मे बी आप मैनेजर हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे डिसेमिनेट करना है, लेकिन अब देखना यह है कि उनमें से ज्यादा अर्जेंट कौन सा है वो पहले करेंगे, नॉन अर्जेंट को बाद में करेंगे। तो बी क्लियर ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मैसेजेस दैट आर कम्युनिकेटेड। सम मे नीड डीलिंग विद इमीडिएटली, कुछ को फौरी तौर पे आपको करना पड़ेगा। कैसे है? ईजी बुकिंग फ्लाइट्स एट एन एयरलाइन और रूम्स एट अ होटल व्हिच रिक्वायर रियल टाइम अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अब बुकिंग फ्लाइट्स एट एन एयरलाइन, कहीं जाना है तो ये आपको फौरी तौर पे करना पड़ता है। और रूम्स एट अ होटल, बाहर से कोई डेलीगेशन आ गया, कोई लोग आपके पास आ रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है, अब उनके लिए रूम्स आपने बुक करवाने हैं, विच रिक्वायर रियल टाइम अप टू डेट। रियल टाइम मीन्स ऑन द स्पॉट, ये फौरी तौर पे आपको करना पड़ना है। Whilst others may be more routine and allow a longer period before needing action. यह कुछ में आपको बड़ा टाइम मिल जाता है, वो फौरी तौर पे करने की जरूरत नहीं होती। E.g. a review of a set of accounts that need to be filed with the tax authorities in a month's time. इनकम टैक्स वालों को एक फाइल आपने उनके यहाँ सबमिट करनी है, तो अभी 1 मंथ का टाइम है, तो पहले आपको रूम्स बुक करवा लेने चाहिए, वो जो सुबह के लिए है, और ये तो 1 मंथ का टाइम है, ये काम बाद में हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ये बताता है कि पहले कौन सा करना है काम और बाद में कौन सा करना है। Communication relating to health and safety issues typically relates to the present. इसी तरह से कम्युनिकेशन जिसमें आपकी हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं, वो प्रेजेंट के साथ जिनका ताल्लुक है। Such communication is needed to reduce a risk, whether it be to evacuate from a pending hurricane or tsunami, or whether it is needed to warn about the long-term effect of eye strain from overuse of computers in the workplace. अब इसमें 2 तरह की चीजें हैं। अब एक है कि वो जो हरिकेन है, उसने कहा फ्रॉम अ पेंडिंग हरिकेन, इवैक्यूएट होता है खाली कर देना, वो बस्ती वगैरह जब कहते हैं खाली कर दें कि इधर फ्लड का, किसी हरिकेन का कोई थ्रेट हो, तो सच कम्युनिकेशन इज नीडेड टू रिड्यूस आवर रिस्क, whether it be to evacuate from a pending hurricane or tsunami. एक तो ये है सुनामी भी, ये बड़े तूफान हैं जो ऐसा कोई आ जाए वो, और whether it is needed to warn about the long term effect of eye strain. एक है कि आपको ये कहा जाता है भी हैं तो दोनों हेल्थ इश्यूज आपकी सेफ्टी के साथ जिनका ताल्लुक है। एक है कि फ्लड, उसने कहा जी कि वो थ्रेट है कि
फ्लड रात को किसी वक्त आ सकता है। और एक है कि आप कंप्यूटर यूज करते जा रहे हैं और आई स्ट्रेन है, जो आपकी आंखों पे दबाव पड़ता है, वो किससे? ओवर यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्क प्लेस। अब इनमें से पहले काम कौन सा करेंगे? डेफिनेटली कि ये जो आइज वाला है ये तो डिले किया जा सकता है, लेकिन वो जो है फौरी तौर पे करना पड़ेगा। The urgency context is relevant to how the message is created and communicated. अब देखना ये है कि ये मैसेजेस आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं। अब अगर टाइम कम हो आपके पास मैसेज देने के लिए, तो उसके लिए अब आप कहें कि मैं इसके लिए रिपोर्ट लिखूंगा। रिपोर्ट तो होती है इन्वेस्टिगेशन बेस्ड, उसको तो बड़े बड़े पेजेस, कई के दिन कई की माह लग जाते हैं। आपको याद होगा जैसे हमारे यहाँ ये कहते हैं कि वो जो JIT बनाते थे, उसमें क्या था, वो कितने कितने मंथ्स लग जाते हैं कि कब रिपोर्ट आएगी। इस तरह से वहां पे हमें जरूरत ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, कि हम कौन से चैनल को, कौन से मीडियम को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्रिटिकल टू कन्वे वार्निंग अबाउट अ फायर इमीडिएटली। अब कहीं भी आग खुदा ना खास्ता लग गई, अब वहां तो आपको फौरी तौर पे वार्न करना पड़ेगा। एंड टू ऑल पीपल हैज द यूज ऑफ ओरल एंड विजुअल फायर अलार्म्स टू कम्युनिकेट द वार्निंग इंस्टेंटली। यहाँ पे आपको फोन करेंगे, फौरी तौर पे आप लोगों को बताएंगे। However, guidance on the long-term health impact from the use of computer monitors might be circulated to employees in an internal memo. लेकिन अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को ये बताना है कि कंप्यूटर का यूज इतना आप ज्यादा कर रहे हैं, उससे आपकी आइज पे स्ट्रेन है, उस सूरत में ये तो आप कोई मेमो लिख के, ये तो कई दिनों में भी चली जाए, कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि ये ऐसी है, क्योंकि ये यूज तो उन्होंने करते ही रहना है। और पोस्टेड ऑन अ नोटिस बोर्ड फॉर एम्प्लॉइज टू ऑब्जर्व व्हेन कन्वीनियंट। या तो आप उन्हें को मेमो लिख देंगे या फिर इसको नोटिस बोर्ड पे आप पोस्ट कर देते हैं, ताकि वहां से जब दिल चाहे उससे रीड कर। उसके बाद है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। Meetings, memoranda, and notices are typically more appropriate for internal communications. मीटिंग करना, मेमोरेंडा, ये मेमो बेसिकली मेमोरेंडम वर्ड है, मेमोरेंडम, जिसको मीनिंग था जिसका मेमोरी। इसका आपकी याददाश्त के लिए असल में इसको यूज किया जाता, ताकि आपके पास रहे, आपको याद रहे। रिमाइंडर के तौर पे ये चीजें करवाई जाती थी ऑर्गेनाइजेशंस में। अब वो मेमोरेंडम से शॉर्ट होके वो रह गया, क्लिप्ड फॉर्म है उसकी मेमो। और मेमोरेंडम का प्लूरल है मेमोरेंडा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ये कई वर्ड्स हैं जो एम पे खत्म होने वाले, लेकिन जो फॉरेन वर्ड्स हैं इंग्लिश के लिए, वो फिर वहां पे ए यूज किया जाता है, यू एम को खत्म करके। जिस तरह से ये स्टेडियम है, इसकी दोनों ही इसकी प्लूरल फॉर्म्स हैं। स्टेडियम्स भी है, स्टेडिया भी है। डिक्टम है, उससे डिक्टा, डेटम से डेटा, ये इसी तरह से ये मेमोरेंडम से मेमोरेंडा, ये मेमोज हैं एक्चुअली। तो मीटिंग्स, मेमोज एंड नोटिसेस आर टिपिकली मोर अप्रोप्रिएट फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इनको हम यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Whereas letters and emails are often better suited to external communications. Letters और emails, इनको हम external communication में ज़्यादा use करते हैं. However, there is overlap between how the same channel can be applied to both internal and external communications by adjusting, for example, the language and tone. लेकिन अब कोई ये तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि आप लेटर कभी अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज ना करें, ईमेल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज ही ना करें, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब ये ओवरलैपिंग है कि जैसे हम, उसने पीछे तो यही बताया कि ईमेल और लेटर्स आप एक्सटर्नल में यूज करते हैं, लेकिन इंटरनल में करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? फिर लैंग्वेज और टोन का डिफरेंस आएगा कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या फॉर्मेलिटीज का लेवल, मैजिक वर्ड्स कितने यूज हो रहे हैं, और उसका जो टोन है आपकी वो किस तरह की है, इसमें फॉर्मेलिटी कम हो जाती है। जब आप इंटरनली इनको यूज करेंगे तो फॉर्मेलिटी आपकी लैंग्वेज और टोन में होगी, वो कम हो जाएगी, वरना फॉर्मेट्स वही है। उसके बाद है बेसिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये इनकोडिंग मेथड्स हैं। हमने कहा था कि मैसेज वो है बेसिकली जो आपके माइंड के अंदर एक आइडिया है, वो आपने जनरेट किया, उसके बाद अब उस आइडिया को किस किस तरह से हम आगे कन्वे कर सकते हैं, उसकी जो शेपिंग है, इनकोडिंग, उसके कुछ मेथड्स हैं। वो 4 मेथड्स हैं बेसिक। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिटन। रिटन में रिपोर्ट्स, ईमेल्स, लेटर्स, ये एग्जांपल्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही 3 हैं, और भी हो सकते हैं। मतलब ये कि जिस तरह रिपोर्ट लिखी जाती है, ईमेल्स भी लिखी जाती है, लेटर्स भी लिखे ही जाते हैं, ये रिटन मेथड है कम्युनिकेशन का। उसके बाद है ओरल। ओरल क्या है? जिसमें आप
बोलते हैं, आपकी वॉइस इसमें शामिल हो जाती है, जिसमें फेस टू फेस डिस्कशन है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है. Consider your own experiences that people typically use a multitude of gestures and facial expressions to emphasize and articulate their message. ये यहाँ पे इसने मिस्टेक की है. ये जो फेस टू फेस डिस्कशन के नीचे जो इसने एक्सप्लेन किया, इसको आना चाहिए था विजुअल में. क्यों कि ओरल तो वो आपका एक मेथड है बोलने का, सिर्फ उसके साथ क्या चीज ऐड हुई है वो देखना था. वो देखेंगे जैसे इसने यहाँ पे लिख दिया, कंसिडर योर ओन एक्सपीरियंसेस दैट पीपल टिपिकली यूज अ मल्टीट्यूड ऑफ जेस्चर्स. बहुत सारे जेस्चर्स आप यूज करते हैं बोलते हुए. एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं टू एम्फसाइज एंड आर्टिकुलेट देयर मैसेज. इनको एम्फसाइज करने के लिए भी यूज करते हैं आप, और आर्टिकुलेट यानी बोलते हुए. ये वैसे भी एक हमारी हैबिट है कि हम कुछ ना कुछ साथ हैंड्स, सर, कुछ ना कुछ हम हिलाते रहते हैं, शोल्डर्स को मूवमेंट इनकी, ये सब जेस्चर्स हैं. Many studies conclude that this non-verbal communication, also called body language, ये जो body language हम ऐड कर रहे हैं, is far more persuasive than the actual message itself. अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि 7% रोल है वर्ड्स का और 38% है पैरा लैंग्वेज. अब वो जो साथ ये चीजें हम वॉइस और साउंड की ऐड कर रहे हैं, वॉइस और साउंड, वो 38%, और अभी बाकी चीजें और भी हैं. ये जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह साथ आ रही है, अपीयरेंस आ रही है आपकी, ये अपना रोल प्ले करेंगे. देन विजुअल और पिक्टोरियल. अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज है, इसको जरा अभी से नोट कर लें कि आमतौर पे तो यही कहा जाता है कि रिटन, ओरल और विजुअल कम्युनिकेशन. इस बुक में इसने इसको फोल्ड कर दिया है. इसमें ये डिफरेंस ये है कि विजुअल और पिक्टोरियल दोनों ही चीजें देखने वाली हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि विजुअल जो थे, विजुअल इसमें कोई भी जो प्लान और स्कीम होता है, प्लान या स्कीम, वो एज अ विजुअल आपके सामने रख दिया जाता है. बस जैसे फेस टू फेस डिस्कशन हो गई और इसके साथ कुछ नहीं है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई. इस तरह से नोटिस बोर्ड्स हैं, नोटिस बोर्ड आपके सामने है, बात खत्म हो गई. लेकिन ये जो पिक्टोरियल्स हैं, इनको हम इलस्ट्रेशंस के तौर पे यूज करते हैं. ये खुद अपने तौर पे कोई प्रोपोजिशन नहीं होते, अपने तौर पे ये कोई प्लान या स्कीम नहीं होते. हाँ, किसी प्लान या स्कीम के साथ तो आप अगर आप यूज कर रहे हैं वो अलग अलग बात है. आप सिर्फ इनको यूज करते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स के तौर पे इनको यूज कर रहे होते हैं. इनकी बात करते हैं अभी. विजुअल्स हैं फेस टू फेस डिस्कशन, जिसमें मैंने अभी कहा था कि विजुअल में तो असल में फेस टू फेस डिस्कशन की बात, वो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि हम देखने की बात जब साथ आ गई तो हम वो जो ऊपर उसने कहा था ना कि आप देखते हैं जो वो जेस्चर्स दिए जा रहे हैं, ये अब वो जेस्चर्स जो हैं वो तो विजुअल चीज है. ओरल में तो सिर्फ इसे चाहिए था पैरा लैंग्वेज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता कि ओरल में एक तो है कि आपके वर्ड्स और 38% वो पैरा लैंग्वेज साथ ऐड होनी थी. ये वाला सारा जो ना ये जेस्चर्स वगैरह जो आप देते हैं वो तो विजुअल है कि जो देखने में क्या चीज नजर आती है. एनीवे, फेस टू फेस डिस्कशन है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फिर नोटिस बोर्ड से कि जो भी कोई चीज है वो नोटिस बोर्ड पे लगा दी. वही पूरी स्कीम, पूरे का पूरा प्लान वही होता है. खुद इन इटसेल्फ इट इज अ प्रोपोजिशन. उसके बाद है पिक्टोरियल, जिसमें पिक्टोरियल के लिए कुछ एग्जांपल्स इसने दी हैं, चार्ट्स, ड्राइंग्स, ग्राफ्स. यानी ये चार्ट या ड्राइंग या ग्राफ ये अपने तौर पे कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इलस्ट्रेशन के तौर पे यूज की जाती है, एग्जांपल्स देने के लिए यूज की जाती है. नोट दैट द प्राइम पर्पस, ये वर्ड पर्पस है, पर्पस of visual aids is to communicate with greater clarity and increase the level of understanding among the audience. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी क्या रीजन है कि इसको क्यों यूज किया जाता है. The prime purpose of visual aids is to communicate with greater clarity. Clarity के लिए यूज किया जाता है and increase the level of understanding among the audience. जो मैसेज आप ओरल या रिटर्न दे रहे हैं उसके साथ इसको यूज करके क्लैरिटी के लिए आप इसको एक टूल बना लेते हैं ताकि आपका मैसेज क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल के तौर पे ये साथ चलती रहे, खुद अपने तौर पे ये प्रोपोजिशन नहीं होगा. ये कुछ चीजें थोड़ी सी बेसिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इनमें अब ये देखना था कि ये पिक्टोरियल्स वगैरह इसने कहा था कि ये कहाँ पे विजुअल्स कहाँ पे यूज हम करते हैं. In order to achieve the optimum benefit in presentation, visual aids should be used sparingly. जो भी visual aids आपने यूज करनी है
उनको कम यूज करें। ये ना हो कि आपका मैसेज सारे का सारा वो पिक्चर्स ही बन जाए और आप खुद अपने तौर पे कुछ उसे एक्सप्लेन ना कर सकें। एंड गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू की पॉइंट्स। ये इसलिए होते हैं कि आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं उनको क्लैरिटी मिल जाए। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ विजुअल एड्स वुड लूज देयर एफिकेसी। ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा तो कोई भी चीज जो होती है वो अपनी एफिकेसी, उसकी जो अफादियत, यूटिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अब देखिए प्रेजेंटेशन, कोई आपसे कहे कि आपको सिर्फ 2 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है, वो आप बड़े गौर से देखेंगे, सुन लेंगे। अगर वो प्रेजेंटेशन जितनी भी अच्छी हो, तीसरे मिनट में चलेगी, फिर फोर्थ मिनट, व्हेन इट एक्सीड्स अप टू 10 मिनट्स, 15, 20 मिनट्स, वो सारी की सारी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए जितनी आप ये यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे तो ये यूटिलिटी इसकी खत्म हो जाएगी। विजुअल एड्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू द एंटायर ऑडियंस। कोई भी जो चीज आप शो करते हैं वो सबको नजर आए। अब देखिए मैं ये कहूँ कि अभी जैसी बात हुई थी कि जेस्टर्स वगैरह है, मैं कहूँ जी कि आप ये मेरे हाथों की तरफ देखें जी कि आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर है, ये वार्म ग्रीटिंग्स का मैसेज है। अब आपको नजर ही नहीं आ रहा तो आप क्या समझेंगे इसे। इसलिए ऐसे आप एड्स यूज करें जहां जिनको डिस्प्ले करें तो सबको नजर भी आए। एंड शुड बी रिमूव्ड और स्विच ऑफ बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यू इन्फॉर्मेशन। नई इन्फॉर्मेशन पे जाना है तो पिछले को खत्म कर दें। एंड इररेलेवेंट विजुअल एड क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शंस अमंग द ऑडियंस। इररेलेवेंट होगी तो उससे डिस्ट्रैक्शन होगी। देखिए ना कि मैं अब बता ये रहा हूँ, इसके साथ मैं कॉन्टेक्स्ट वाला आपके सामने ओपन कर दूंगा, आप देखेंगे कि ये है क्या, कॉन्टेक्स्ट का इस जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ क्या रिलेशन है। इसलिए इसमें डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इसलिए इस जो खत्म हो जाए उसको खत्म करके, रिमूव करके फिर नेक्स्ट पे जाएं। उसके बाद अ विजुअल एड शुड कंटेन ओनली सच इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी इजीली कॉम्प्रिहेंडेड बाय द ऑडियंस। अगर आप कोई उनके सामने कोई विजुअल एड रख रहे हैं तो वो तो क्लैरिटी के लिए है, ये ना हो कि वो नई कॉम्प्लिकेशन उससे स्टार्ट हो जाए। A visual aid showing clip arts from well-known sources should be avoided as it shows lack of original professional knowledge of the subject. अगर आपको क्लिप आर्ट, ये क्लिप आर्ट तो एक एग्जांपल है, कोई भी जो विजुअल आप लें, ये ना हो कि एक आपने प्रेजेंटेशन में यूज किए, कोई आदमी वो देखना चाह रहा है कि भाई नेट पे भी इस तरह की चीजें पड़ी या नहीं, उसने अभी एक वर्ड लिखा ऊपर टॉप पे वही आ गई, उससे क्या होगा कि वो ये लगेगा कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज कोई नहीं है। इसलिए वेल नोन सोर्सेज से ना लें, ढूंढ के कहीं से जो कॉमन ना हो वो वाले यूज करें। After offering the explanation of the contents of the visual aid, the speaker should immediately turn face towards the audience and continue to speak. तो जहाँ पे उसकी visual aid की बात खत्म हो जाए, अब वो खुद अपने ऑडियंस के साथ सीधा डायरेक्टली बात करे, उनको एड्रेस करे, फेस उनकी तरफ हो, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें। That's it. Now you people can put any questions about today's lecture. Yes, Arslan. सर सर ये जो ओरल के बाद आपने बताया सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया तो उस आगे सर सुना नहीं, ओरल के थोड़ा बाद सा बता दें। जी जी मैं बता जी। देता हूँ। ओरल के बाद ये देखिएगा कि विजुअल है। अब ओरल में फेस टू फेस डिस्कशन लिखा हुआ है। ये एक ओरल जब हम बात करते हैं तो वो दो तरह से हो सकती है, या तो ये कि हम आवाज एक दूसरे के सामने बैठे हुए एक दूसरे को कन्वे करते हैं, या फिर टेलीफोन पे कर लेते हैं। उसके साथ ये जो इसने दिया था ना कि ये फेस टू फेस में आप जेस्चर्स यूज करते हैं, जेस्चर्स एक्चुअली इसमें नहीं आने चाहिए थे, वो इसमें आने चाहिए थे, क्योंकि वो विजुअल, वो एक देखने वाली चीज है कि उनके साथ मैसेज क्या मिल रहा है। तो एनीवे वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि वो विजुअल के तौर पे जो जेस्चर्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस साथ देते रहते हैं। विजुअल और पिक्टोरियल का डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था कि विजुअल जो होता है ना, विजुअल ये खुद अपने तौर पे एक प्रोपोजिशन है, पूरा एक स्कीम या प्लान या मेन मैसेज के तौर पे ये विजुअल यूज हो जाता है। जैसे फेस टू फेस डिस्कशन होगी, बात खत्म हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई वो भी खत्म होगी, नोटिस बोर्ड पे अब जो किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई नोटिस लग गया, आपने देख लिया, बस बात खत्म, कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन ये जो ना पिक्टोरियल्स, अब इसमें भी चूंकि देख रहे हैं आप, विजुअल में भी देखते हैं, पिक्टोरियल में भी देखते हैं, लेकिन पिक्टोरियल इन इटसेल्फ ये कोई प्रोपोजिशन नहीं होता, ये खुद स्कीम या मेन मैसेज ये नहीं होता। ये क्या है, ये क्लैरिटी के लिए यूज किया जाता है, नीचे लिखा हुआ ना। अब इसने दोनों को मिक्स किया हुआ यहाँ पे, लेकिन बात वही है कि ये क्लैरिटी के लिए इनको आप यूज करते हैं कि मैसेज क्लियर हो जाए। गॉट इट? जी सर। यस। एनी मोर क्वेश्चंस?
नो सर। Thanks. Yes, any other students? Mubashir Iqbal. Yes, Mubashir. Speak please. सर ये डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बता जी, दें इसका मतलब। डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना, ये होती है जो आपकी तवज्जो को हटा देती है। यानी अब आप जैसे मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन अंदर ही कोई लाइट ऑफ हुई, कोई आपके रूम में अंदर कोई भाई बहन आ गए, ये क्या है कि डिस्ट्रैक्शन होगी, आपकी तवज्जो उधर चली जाती है। तवज्जो का बटना जो इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। थैंक यू सर। That's it. Thank you very much.